सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोर्ड्स मेड इजी। आई एम भारती कौशल और आज हम आपका जो चैप्टर नंबर 3 है दैट इज किनशिप कास्ट एंड क्लास, उसका 6th टॉपिक कवर करेंगे। वैसे तो ये टॉपिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड्स इट इज नॉट रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्टिल वी कैन नॉट लीव एनीथिंग। सो जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड will definitely keep in mind the facts of each and every topic so that कि अगर कभी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर पॉसिबिलिटी हो भी जाती है जहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा बहुत हम लिखने लायक हो जाए, है ना। तो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। इट इज हैंडलिंग टेक्स्ट्स, हिस्टोरियंस एंड द महाभारत। ओके, अब आपको पता है हमने जो पूरा चैप्टर किया है ये महाभारत से रिलेट करता हुआ ही चल रहा है, ठीक है। महाभारत के इवेंट्स को कंसिडरेशन में लेता हुआ सभी एस्पेक्ट्स को बता रहा है ना। तो अब ये वाला टॉपिक है ना, दिस इज सेंटर्ड अराउंड हाउ महाभारत वाज कंपोज, ठीक है, कि उसकी लैंग्वेज क्या थी, है ना। उसके रिगार्डिंग जो हिस्टोरियंस थे उनके क्या क्या ओपिनियंस थे कि क्या हुआ होगा, मतलब बेसिकली उन इवेंट्स के बारे में बताया गया। जो पूरी हिस्ट्री रही है दिस रिगार्डिंग दिस कॉम्पोजिशन ऑफ महाभारत वो इस पूरे टॉपिक में दी गई है। ओके, सो historians consider several elements when they analyze text। देखो ये एक बेसिक पार्ट ऑफ लर्निंग होता है ना, कि जैसे सपोज हम कभी कुछ पढ़ते हैं तो हम उसको ना हर डायमेंशन से देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सपोज करो मैंने एक एजुकेशन का एस्पेक्ट लिया कि मैंने एजुकेशन के बारे में कुछ पढ़ा, ठीक है। देन मेरे दिमाग में घूमेगा कि कैसे एजुकेशन सोशली लोगों को इम्पैक्ट कर रही है, उसका इकोनॉमिक स्फीयर में क्या रोल रहेगा, है ना, उसका पॉलिटिकल स्फीयर में क्या रोल रहेगा। तो ये एक बेसिक लर्निंग का पार्ट होता है जहाँ पे इंसान अगर कुछ पढ़ता है तो वो डेफिनेटली उसको हर तरीके से सोचने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे हिस्टोरियंस ने भी वही किया कि हिस्टोरियंस को जितने भी टेक्स्ट मिले, अब आपको पता है हम जो जितनी भी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं सारी मतलब सब इंसिडेंट्स सब इवेंट्स के जो एविडेंसेस हैं वो हमें टेक्स्ट के रूप में ही मिले हैं ना। हम पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कि इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस जैसे अशोकन इंस्क्रिप्शन मिला था, है ना, राइटिंग्स मिली हुई हैं। तो वही है कि हम टेक्स्ट को ही पढ़ते आ रहे हैं जिसके थ्रू हमें हिस्ट्री के एविडेंसेस मिले हैं। तो वही है कि हिस्टोरियंस ने वाइल महाभारत को कंसिडरेशन में लेने के टाइम पे भी उनको जो टेक्स्ट मिले उन्हीं को ही एनालाइज किया। ओके, सो दे एग्जामिन वेदर द टेक्स्ट वर रिटन इन प्राकृत, पाली और तमिल languages that were probably used by ordinary people, or in Sanskrit, which was a language meant exclusively for priests and elites। ठीक है, अब देखिए जैसे ही हमें कोई राइटिंग मिलती है हम पहले यही देखते हैं ना कि उसकी लैंग्वेज क्या है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो वही है कि अगर कुछ लिखा हुआ दिखा है हमें, पहले हम वही देखते हैं ना कि हमें समझ भी आएगा। अगर वो इंग्लिश लिखी है डेफिनेटली हम वो समझ जाते हैं। तो वैसे ही था कि जो हिस्टोरियंस को जो टेक्स्ट मिले उन्होंने सबसे पहले चेक किया कि उसकी लैंग्वेज क्या है, क्या उसकी पाली प्राकृत या फिर तमिल लैंग्वेजेस थी। और ये जो लैंग्वेजेस थी वो लैंग्वेज थी जो ऑर्डिनरी लोग आपस में बातचीत करते हुए जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। जैसे आज के टाइम में हम क्या करते हैं, हम हिंदी का इस्तेमाल करते हैं मोस्टली इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है, हम हिंदी का इस्तेमाल करते हैं जो कि हम सबकी एक कॉमन लैंग्वेज है। बट वही बात है, लेकिन अब मैं इंग्लिश की बात करूँ, इंग्लिश हर जगह यूज नहीं होती होगी। क्यों यूज नहीं होती होगी? क्योंकि कुछ पीपल लाइक सम ऑफ द पीपल आर डेफिनेटली देयर who might not be literate, जिनको इंग्लिश नहीं आती है ना। तो वैसा ही था कि पाली प्राकृत या तमिल में अगर वो इंस्क्रिप्शंस थे या टेक्स्ट थे तो डेफिनेटली वो ऑर्डिनरी लोगों को उस टाइम पे समझ आ गए होंगे। बट इफ यू वुड टेक द केस ऑफ संस्कृत, ठीक है, आपको याद रखना है, आपको आगे भी काम आएगा कि जो संस्कृत लैंग्वेज थी ना वो उस टाइम पे इतनी लोगों को इतना नहीं पता था संस्कृत के बारे में, संस्कृत लैंग्वेज लोगों को नहीं आती थी, ठीक है। ये गुप्ता पीरियड के आसपास का ही टाइम है। उसमें क्या था कि उस टाइम पे ब्राह्मणिकल एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया जाता था, ठीक है, ब्राह्मणिकल टीचिंग्स होती थी। अब वो मेनली होती थी संस्कृत में, लेकिन जो संस्कृत थी दिस वाज बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्डिनरी पीपल और कॉमन फोक, ठीक है। नॉर्मल लोगों को संस्कृत अच्छे से नहीं आती थी। इट वॉज अ लैंग्वेज विच वॉज फॉर आइदर प्रीस्ट या फिर एलिट्स, ठीक है, जो पढ़े लिखे थे उनको समझ आती थी, या फिर मेनली मॉन्क्स, ठीक है। और यही आगे आने वाले टाइम में क्या हुआ कि ब्राह्मणिकल जो अंडरस्टैंडिंग थी उसके कम होने का रीजन भी यही बना था, मतलब एक ड्रॉबैक भी यही था कि क्योंकि लोगों को संस्कृत समझ नहीं आती थी, जिस वजह से ही लोगों ने ब्राह्मणिकल एस्पेक्ट को थोड़ा क्रिटिसाइज करना शुरू किया था। उससे पीछे हटके अब आगे फर्दर उन्होंने
बुद्धिज्म जैनिज्म को अपनाया था, क्योंकि बुद्धिज्म जैनिज्म ने वो लैंग्वेजेस को अडॉप्ट किया था जो कि सभी लोगों को समझ में आए, विच वॉज मेंट फॉर कॉमन फोक। ये हमने पढ़ा भी था, आपको पता है, सेकंड चैप्टर में, जिसमें हमने पढ़ा था अशोका के बारे में, कि अशोका ने अपने इंस्क्रिप्शंस को उन लैंग्वेजेस में बनाया था सो दैट वो सभी लोगों को समझ में आए, एंड नॉट ओनली दोज जो लिटरेट हैं, ठीक है, जो इलिटरेट हैं उनको भी समझ में आए। उन्होंने वैसे लैंग्वेज में इंस्क्रिप्शंस लिखवाए थे। तो यही रीजन था कि आगे आने वाले टाइम में बुद्धिज्म और जैनिज्म इमर्ज हुए थे और लोगों ने वाइड स्प्रेड वे में उसको फॉलो भी किया था। एंड यू इवन नो दैट अशोका हैड आल्सो फॉलोड बुद्धिज्म, है ना। तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज होगी, बट यू नो यू शुड रिलेट व्हाइल यू स्टडी, दैट वे यू कैन रिमेंबर थिंग्स यू नो इजीली। तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने क्या किया, टेक्स्ट को एनालाइज किया। पहले सबसे पहले उन्होंने देखा कि उसकी लैंग्वेज क्या थी, ठीक है। तो फर्स्ट जो डायमेंशन थी वो क्या थी कि उन टेक्स्ट की लैंग्वेज क्या रही थी, ठीक है। या तो वो पाली, प्राकृत या तमिल थी जो कि सभी लोगों को समझ में आ जाती थी, या फिर वो संस्कृत थी जो कि लैंग्वेज थी फॉर एलिट्स एंड प्रीस्ट। देन दे कंसीडर द काइंड्स ऑफ टेक्स्ट। फिर उन्होंने क्या पढ़ा कि ये जो टेक्स्ट हैं इनका फॉर्म क्या है, ठीक है, किस फॉर्म में ये अवेलेबल है, व्हाट वर द काइंड्स ऑफ दीज टेक्स्ट, मतलब क्या ये कोई मंत्र है, ठीक है, जैसे जो आज के टाइम में हम मंत्र देखते हैं संस्कृत में, ठीक है, या सॉरी ठीक है, या तो ये कोई मंत्र थे, ठीक है, या फिर क्या मतलब जो कि चैंट किए जाते थे बाय रिचुअल स्पेशलिस्ट्स, या फिर या कोई ये कहानियां थी, ठीक है, या मंत्र को तो चलो हम चैंट ही करते हैं, रिसाइट करते हैं, देन या फिर या वो कोई कहानियां थी जो कि लोग खुद पढ़ते थे या सुनते थे, फिर आगे अगर उनको इंटरेस्टिंग लगती थी या दूसरे लोगों को भी बताते थे, है ना। सो बिसाइड दे वन ट्राई टू फाइंड आउट द ऑथर्स whose perspectives and ideas shaped the text, as well as the intended audience, as very often authors keep the interest of their audience in mind while composing their work। ठीक है, तो क्या क्या एस्पेक्ट को वो कवर करते थे, जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने क्या क्या एस्पेक्ट्स को कंसीडर किया बिफोर पूरा महाभारत के बारे में जानने से पहले। तो उन्होंने देखा सबसे पहले कि जो टेक्स्ट मिले हैं उनकी लैंग्वेज क्या है, देन दे सो कि वो क्या किस फॉर्म में है, क्या उनकी काइंड्स हैं, क्या वो कोई मंत्र है या वो कोई कहानियां हैं, एंड देन थर्ड उन्होंने देखा कि एक्चुअल में इन ये जो स्टोरीज वगैरह लिखी हैं इनके ऑथर्स कौन हैं, ठीक है। थर्ड एस्पेक्ट क्या देखा उन्होंने कि उनके ऑथर्स वगैरह कौन हैं, एंड फोर्थ देखा कि ऑथर्स ने अपनी ये जो कहानियां लिखी हैं ये किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी हैं, वो अपने ऑडियंस को क्या दिखाना चाहते हैं, क्या क्या समझाना चाहते हैं जब वो अपना ये काम लिख रहे हैं, मतलब क्या वो अपना एक ओपिनियन ऑडियंस के सामने रखना चाहते हैं। तो उन्होंने चार एस्पेक्ट को कवर किया। फर्स्ट वाज लैंग्वेज, काइंड, देन थर्ड वाज द ऑथर, एंड फोर्थ इज ऑथर का जो ओपिनियन था रिगार्डिंग द कि व्हाई ही जस्ट रोट अ पर्टिकुलर थिंग टू हिज ऑडियंस। ओके, नाउ and they try and ascertain the possible date of composition or compilation of text as well as the place where they may have composed it। फिर उसके बाद उन्होंने और क्या देखा, अब उन्होंने वो डेट वगैरह भी निकालने की कोशिश की कि किस समय पे लिखा गया, कहाँ पे ये फर्दर टेक्स्ट लिखे गए, वो चीज़ें भी इन्होंने निकालने की कोशिश की। एंड इट इज़ ओनली आफ्टर मेकिंग दीज असेसमेंट्स दैट दे ड्रॉ ऑन द कंटेंट ऑफ टेक्स्ट टू अराइव एट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, की ये सारी असेसमेंट करने के बाद ही उन्हें पूरा पता चल पाया अबाउट दिस एपिक ऑफ महाभारत। ओके, सो अब इसको हम इन डिटेल पढ़ेंगे इन द फर्स्ट सब टॉपिक दैट इज लैंग्वेज एंड द कंटेंट, जो हम सबसे पहले जिससे हमने शुरू किया था। सो लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट क्या थी? द वर्जन ऑफ महाभारत वी हैव बीन कंसीडरिंग इज इन संस्कृत। ठीक है, आपको पता है हमने जब चैप्टर भी शुरू किया था तभी हमने पढ़ा था कि वी.एस. सुखथंकर थे जिन्होंने महाभारत की एपिक को कंपाइल करवाने के लिए कमीशन किया था एंड ऑल। तो उसमें हमने पढ़ा था कि उन्होंने वो संस्कृत में ही कंपाइल कराई थी। तो हम वही कह रहे हैं कि जो अभी हम वर्जन कंसीडर कर रहे हैं वो हम संस्कृत वाली कंसीडर कर रहे हैं, ऑल्दो देयर आर वर्जन्स इन अदर लैंग्वेजेस एज वेल। ठीक है, कि सिर्फ संस्कृत ही नहीं है जिसमें महाभारत लिखी गई है, एट द सेम टाइम देयर आर अदर लैंग्वेजेस एज वेल। ओके, नाउ however संस्कृत यूज्ड इन महाभारत इज सिंपलर देन दैट ऑफ वेदास। अब वही मैंने बताया ना आपको कि जो संस्कृत थी इट वाज नॉट इजीली अंडरस्टैंडेबल टू कॉमन फोक, बट वो वेदास वाली संस्कृत थी। लेकिन अगर आप महाभारत की संस्कृत देखोगे तो इट इज क्वाइट सिंपलर देन वैदिक संस्कृत। ओके, और ऑफ द प्रशस्तीज
एज डिस्कस्ड इन चैप्टर 2, आपको पता है हमने प्रयाग प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था, विच वॉज रिटन बाय हरिसेना इन प्रेज ऑफ समुद्रगुप्त। ठीक है, तो जो उसमें भी लैंग्वेज लिखी गई है ना संस्कृत वाली, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जो महाभारत वाली संस्कृत है इट इज क्वाइट सिंपलर देन बोथ दीज वैदिक एज वेल एज प्रशस्तिज लैंग्वेज। ठीक है, ये कनेक्ट कर लेना, ये 1 मार्कर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका सेकंड चैप्टर से। ठीक है, प्रशस्तिज वाला वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि किसने लिखा था, किसके लिए लिखा गया था और था क्या। ठीक है, तो प्रशस्तिज वाज प्रयाग प्रशस्ति वाज समथिंग व्हिच वाज रिटन इन प्रेज ऑफ समुद्रगुप्त बाय हरिसेना। ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हिस्टोरियंस यूजुअली क्लासिफाई द कंटेंट्स ऑफ प्रेजेंट टेक्स्ट अंडर 2 ब्रॉड हेड्स। ठीक है, अब जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने क्या किया, ये जो टेक्स्ट के कंटेंट्स थे उनको 2 भागों में बांटा, मतलब जो उनको टेक्स्ट मिला ना इन वट एवर लैंग्वेज दे गॉट इट, उन्होंने उसको 2 भागों में बांटा। ठीक है, वट वर दोस 2 एस्पेक्ट्स, फर्स्ट वाज द नैरेटिव। ठीक है, पहला क्या था, नैरेटिव था। नैरेटिव क्या होता है, चलो एक हम नॉर्मल लैंग्वेज में देखते हैं, व्हाट इज अ नैरेटिव। नैरेटिव होता है जहाँ पे आप अपनी जो स्टोरी है उसको रिलेट करो, मतलब जहाँ पे आप खुद नरेटर हो एंड आप अपनी स्टोरी बता रहे हो जो आपने एक्सपीरियंस किया। ठीक है, दैट वाज योर पर्सनल एक्सपीरियंस व्हिच यू एक्सप्लेन्ड। ठीक है, तो उन्होंने टेक्स्ट को 2 भागों में बांटा। तो एक तो था नैरेटिव वाला पार्ट जो कि था तो ठीक है, हाँ, तो एक तो था नैरेटिव वाला पार्ट एंड द सेक्शंस दैट कंटेन प्रिस्क्रिप्शंस अबाउट सोशल नॉर्म्स, और दूसरा पार्ट था डिडक्टिक। ठीक है, व्हाट इज डिडक्टिव, डिडक्टिक, तो डिडक्टिक वाला पार्ट क्या था, दैट वाज प्रिस्क्रिप्शंस अबाउट सोशल नॉर्म्स, कि उस टाइम पे जो व्हाट आर द नॉर्म्स जो सोसाइटी में चल रहे थे वो कहाँ पे रिटन थे, तो वो डिडक्टिक फॉर्म में उन्होंने बांट दिया। तो 2 ब्रॉड हेड्स में जो उन्होंने टेक्स्ट को बांटा तो वो कौन कौन से थे, फर्स्ट वाज द नैरेटिव, ओके, ठीक है, एंड द सेकंड वाज द डिडक्टिक। ठीक है, अब डिडक्टिक का थोड़ा और अच्छे से डिटेल्ड मीनिंग देखना हो तो हम देखते हैं। तो इट रिफर्स टू समथिंग दैट इज मेंट फॉर द पर्पस ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो वो ये बेसिकली आप किसी को एक इंस्ट्रक्शन पास कर रहे हो, एक प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हो कि आपको ऐसे 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 से कोई काम करना है। ठीक है, बेसिकली आप एक नॉर्मल भाषा में कहूँ तो आप एक किसी को एक टीचिंग दे रहे हो। ठीक है, कि सोसाइटल नॉर्म्स ऐसे हैं, तो अगर आप इसके खिलाफ जाओगे तो फिर आपको फर्दर रेपरकशंस फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो डिडक्टिक इज समथिंग जहाँ पे आप किसी को एक इंस्ट्रक्शन इम्पार्ट कर रहे हो। ठीक है, लेकिन नैरेटिव क्या है, नैरेटिव इज जस्ट अ पार्ट ऑफ स्टोरी। ठीक है, आप अपना एक्सपीरियंस आगे नरेट कर रहे हो। ओके, सो दिस डिविजन इज बाय नो मीन्स watertight. The didactic section include stories and narrative often contain social message. ठीक है, अब इनमें क्या है कि देखो डिडक्टिक जो चीज है वो उन्होंने सोशल नॉर्म से जोड़ा हुआ है, बट इट इज रिलेटेड टू स्टोरी, कि आपको स्टोरी की फॉर्म में बताया जाएगा कि देखो ऐसे 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 हुआ था, तो उसके थ्रू एक सोशल नॉर्म इवॉल्व कर गया। ठीक है, तो वो डिडक्टिक पार्ट में आ जाएगा, और नैरेटिव में क्या आ जाएगा, तो एक सोशल मैसेज आ जाएगा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, तो इसके बाद फर्दर आप ना ध्यान रखना, आप ऐसा मत करो। ठीक है, तो दैट इज समथिंग दैट विल रिलेट टू नैरेटिव। ठीक है, तो एक सोशल मैसेज आ जाएगा जहाँ पे। However, generally historians agree that Mahabharata was meant to be dramatic, moving story, and that didactic portions were probably added later. तो बेसिकली जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने अपना जो ओपिनियन क्या दिया रिगार्डिंग दिस डिवीजन, तो उन्होंने कहा कि जो महाभारता थी इट वाज एंटायरली वो एक ड्रामेटिक स्टोरी थी, मतलब एक स्टोरी की तरह चल रही थी, और स्टोरी का पार्ट कौन कंप्राइज कर रहा है, तो वो नैरेटिव कर रहा है। ठीक है, आप एक स्टोरी को एक्सप्लेन कर रहे हो। ठीक है, और जो डिडक्टिक पोर्शंस थे, मतलब जहाँ पे आपके सोशल नॉर्म्स की इंस्ट्रक्शंस इम्पार्ट करनी थी, वो जो है बाद में ऐड हुए हैं। ठीक है, इनिशियली इट इज जस्ट अ स्टोरी, बट जो सोशल नॉर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन है वो बाद में लिखी गई है, बाद में इम्पार्ट की गई है। सॉरी, आई थिंक ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया होगा, बट एक ओवरऑल लाइक बस थ्रू मीनिंग ही आप इसको ना थोड़ा लिख देना, कि जैसे नैरेटिव क्या होता है, जहाँ पे आप एक्सपीरियंस बता रहे हो अपना, ठीक है, एक स्टोरी की फॉर्म में, है ना। लेकिन डिडक्टिक जो है इससे टोटली डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप क्या बता रहे हो, यहाँ पे आप बता रहे हो एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। ठीक है, कि सोशल नॉर्म्स ये हैं। ठीक है, अगर आप इसके खिलाफ जाओगे तो एक फर्दर रेपरकशंस आपको फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, हल्का सा ओवरव्यू ले लेना, इतना खास कुछ इतना ही सिग्निफिकेंट है नहीं। ओके, नो नीड टू वेस्ट मच ऑफ योर टाइम इन दिस। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना। ओके आगे बढ़ते हैं। तो इंटरेस्टिंगली द टेक्स्ट इज डिस्क्राइब्ड एज एन इतिहास। ठीक है, अब इतिहास का मतलब आपको पता है, इतिहास मतलब हिस्ट्री जो है हमारी। ठीक है,
तो ये जो टेक्स्ट हैं इनको इतिहास की तरह ही कहा गया है कि जैसे कहते हैं ना कि आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट वर्डिंग्स बट लाइक कि कुछ पन्नों पे हमारा इतिहास लिखा गया, इतिहास यानी इतिहास यानी हिस्ट्री, है ना। सो विद इन अर्ली संस्कृत ट्रेडिशन, ठीक है, तो अर्ली संस्कृत ट्रेडिशन में इसको क्या बोला जाता है, इन टेक्स्ट को इतिहास बोला जाता है। एंड द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस टर्म इज दस इट वाज, कि हाँ ऐसा हुआ था, ठीक है, ऐसा था, which is why it is generally translated as history. So was there a real war that was remembered in the epic? अब सवाल आता है कि जो पूरी एपिक में जो वॉर दी गई है बिटवीन पांडवास एंड कौरवास, क्या वो सच में हुई थी? सो वी आर नॉट रियली श्योर, ठीक है, वी आर नॉट श्योर. Some historians think that the memory of an actual conflict amongst the kinfolk was preserved in narrative. Others point out that there is no other corroborative evidence of the battle. ठीक है, कोई कहते हैं कि अब वो ये यहाँ पे भी हिस्टोरियंस के व्यूज डिफर कर गए, ठीक है, पहले तो उनके नैरेटिव और डिडैक्टिक के बीच में डिफर कर गए थे, अब उनके किस बात पे डिफर कर रही है कि वॉर हुई भी है या नहीं. तो कुछ तो कहते हैं कि भैया इट वाज अ फॉर्म ऑफ नैरेटिव, ठीक है, कि सपोज लोगों ने पीछे से किसी से सुना और उनको वो स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी, उन्होंने आगे फर्दर और लोगों को वो पूरी रिसाइट कर दी, ठीक है. या फिर कुछ कहते हैं कि ऐसा कोई एविडेंस है नहीं है बैटल का. तो वही है कि हर चीज के लिए ना एक वेरिंग से ओपिनियंस हैं, क्योंकि डेफिनेटली फॉर हिस्ट्री यू कैन नॉट बी श्योर बिकॉज यू हैव नॉट सीन एवरीथिंग विद योर ओन आईज. यू हैव बीन जस्ट ट्रांसलेटिंग एवरीथिंग और ट्रांसमिटिंग सर्टेन थिंग्स एंड इंसिडेंट्स बेस्ड ऑन योर हियरिंग, ठीक है, कि आपने दूसरों से सुना एंड आपने आगे फर्दर बता दिया, ठीक है. या फिर कि आप जो है चीज़ों को एनालाइज कर रहे हो एंड देन आप कहीं ना कहीं अपना ओपिनियन दे रहे हो कि हाँ ऐसे ऐसे है, ठीक है. तो दिस इज समथिंग, हिस्ट्री समथिंग जो कि एक्सट्रैक्ट की गई है बेस्ड अपॉन द ओके. सो अब यहाँ तक आपका जो है फर्स्ट सब टॉपिक खत्म हो गया. अब हम सेकंड सब टॉपिक देखते हैं, तो दैट इज ऑथर्स एंड डेट्स, ठीक है. तो हमने वही ना 3-4 चीजें पढ़ी थी. फर्स्ट थिंग वी रेड अबाउट द लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट. अब सेकंड चीज हम पढ़ रहे हैं कि ऑथर्स एंड डेट्स, ठीक है, डेट और टाइम, डेट और प्लेस वगैरह जो हमने इंट्रोडक्शन में ही सुना था. सो हु रोट द टेक्स्ट. अब बात आती है कि चलो ठीक है, टेक्स्ट मिला, टेक्स्ट की लैंग्वेज ये थी, टेक्स्ट नैरेटिव था, डिडक्टिव था, ठीक है, बट ये जो टेक्स्ट है ये किसने लिखा था, कौन थे इनके राइटर्स, कौन थे इनके ऑथर्स. सो दिस इज अ क्वेश्चन टू विच देयर आर सेवरल आंसर्स. ओरिजिनल स्टोरी वॉज प्रोबेबली कंपोज बाय चैरिटियर बार्ड्स. बार्ड्स का मीनिंग मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बार्ड्स क्या होते हैं. तो बार्ड्स वो लोग होते हैं जो कि एपिक्स को कंपोज करते हैं बट ओरली, ठीक है, जो कि ओरली एपिक्स के बारे में बताते हैं, उसको बोलते हैं बार्ड्स, ठीक है. तो जो ओरिजिनली ये जो स्टोरी थी, ये दिस होल स्टोरी ऑफ बैटल एंड ऑल, तो इट वाज कंपोज बाय चैरिटियर बार्ड्स नोन एज सुत. आपको पता है ना, सुत पिताका में मेंशन था ये, नहीं सॉरी, इट वाज नॉट मेंशन्ड इन सुत पिताका, एंड सॉरी आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट दैट, बट you may check that also. So जो ओरिजिनल स्टोरी थी किसने कंपोज की थी, तो ये चैरिटियर बार्ड्स ने कंपोज की थी, ठीक है, जिनको सुत भी कहा जाता था. who generally accompanied क्षत्रिय वॉरियर्स, ठीक है, जो कि किसको कंपनी करते थे, क्षत्रिय वॉरियर्स को. अब आपको पता है क्षत्रियाज वर द किंग्स, तो किंग्स जो थे वो वॉर करने जाया करते थे ना, दे यूज्ड टू फाइट द बैटल्स वगैरह जो उनकी आर्मीज एंड ऑल थी. तो वही है कि जो सुत थे, मतलब यानी ये जो चैरिटियर बार्ड्स थे, क्या करते थे, क्षत्रियास को अकम्पनी करते थे, ठीक है, टू द बैटल फील्ड एंड कंपोज्ड पोएम्स सेलिब्रेटिंग देयर विक्ट्रीज एंड अदर अचीवमेंट्स. और ये क्या करते थे, पोएम्स, कविताएं लिखा करते थे जो किंग्स थे वो जीत जाते थे ठीक है, जिनके बारे में. तो इसी के थ्रू इन्होंने एक एपिक को कंपोज किया है ना. देखो महाभारत वाज आल्सो अबाउट अ बैटल, ठीक है. अब वो जो बैटल था बिटवीन पांडवास एंड कौरवास था, तो उनको जो है ये जो चैरिटियर बार्ड्स थे उन्होंने अकम्पनी किया, देन उन्होंने चीज़ों को एनालाइज किया, देन जो भी एपिसोड उन्होंने विटनेस किए उसको उन्होंने पोएम्स की फॉर्म में, राइटिंग्स की फॉर्म में, एपिक्स की फॉर्म में आगे लिख दिया. ओके, सो दीज कॉम्पोजिशन सर्कुलेटेड ओरली, ठीक है. बार्ड्स का मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो बार्ड्स थे वो ओरली ही एपिक्स को भी कंपोज किया करते थे, तो ये कॉम्पोजिशन ओरली थी. देन फ्रॉम द 5th century ब्राह्मण्स टुक ओवर द स्टोरी एंड बिगैन टू कमिट इट टू राइटिंग. अब आपको पता है ब्राह्मण्स की जो ज्यादा एम्फेसिस थी इट वाज ऑन राइटिंग ओनली, ठीक है, जैसे धर्मशास्त्रास, धर्मसूत्रास, ऑल ऑफ दीज आर
रिटन थिंग्स, है ना। तो वही है कि जब ब्राह्मण्स आए इन द होल सिनेरियो, तो उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने राइटिंग पे एम्फेसिस करना शुरू किया एज कॉन्ट्राडिक्टरी टू द सुत्स हु कंपोज थिंग्स ओरली ओनली। ओके, now, oh sorry, कुछ मिस हो गया, I think, yeah. So this was the time when the chiefdoms such as those of Kurus, ठीक है, और ये वो समय भी था जहाँ पे Kurus and Panchalas या Panchals, around whom the story of the epic revolves, were gradually becoming kingdoms, ठीक है। तो ये जो पूरी महाभारत की आपकी स्टोरी है, इट रिवॉल्व्स अराउंड कुरुज एंड पंचालास ओनली। सो वही बात है कि ये वो टाइम था जब कुरुज एंड पंचालास किंगडम्स में बनने शुरू हो गए थे। अब आपको पता है कुरुज एंड पंचालास वर द वेरी प्रोमिनेंट महाजनपद्स एज वेल। Okay, so did the new kings want their इतिहासा to be recorded and preserved more systematically? अब जैसे जो अब ये ब्राह्मण्स ने सिनेरियो को ऑक्यूपाई किया है, अब ब्राह्मण्स राइटिंग में ज़्यादा फोकस करें, तो क्या ये जो नए किंगडम्स बन रहे थे, बेसिकली जो कुरुस पंचालास थे वो ट्रांसफॉर्म हो रहे थे इनटू किंगडम्स एंड ऑल, तो क्या अभी जो इनके किंग्स थे वो चाहते थे कि और सिस्टमेटिकली हमारी जो हिस्ट्री है वो प्रिजर्व हो, इसलिए उन्होंने फर्दर राइटिंग्स करवानी शुरू की एपिक्स की। So it is possible that the upheavals that often accompanied the establishment of these states, where old social values were often replaced by new forms, are reflected in some parts of the story. तो वही है, वो कह रहे हैं कि डेफिनेटली काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट्स रहे होंगे, अपहेवल्स हुए होंगे, जो कि स्टेट्स के एस्टैब्लिश होते हुए आते ही हैं। देखो कोई भी चेंज है, अब एक सपोज आप एक रेडिकल चेंज भी करते हो ना, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस सर्टेन रिजर्वेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट एज वेल, क्योंकि वही है ना कि हर चीज़ एक साथ किसी को एक्सेप्टेबल नहीं होती। तो वही है, जब ये एस्टैब्लिशमेंट हो रही है किसी एक नई स्टेट की एंड ऑल, तो एक फ़र्क आएगा, ओल्ड सोशल वैल्यूज़ या सोशल नॉर्म्स जो हैं उनमें चेंज आएगा टू न्यू नॉर्म्स, ठीक है। ऑल्दो उन्होंने ऐसे किसी अपहेवल के बारे में मेंशन नहीं किया है। ओके, नाउ आगे चलते हैं। We notice another phase in the composition of text between 2000 BCE and 200 BCE and 200 CE. So this was a period when worship of Vishnu was growing, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब आता है वैष्णविज्म का कॉन्सेप्ट। ओके, अब क्या हो रहा है कि विष्णु को वर्शिप करना शुरू कर दिया लोगों ने, ठीक है। ये भी गुप्ता पीरियड का ही टाइम है जहाँ पे वैष्णविज्म को काफ़ी इंपॉर्टेंस मिली थी। तो वैष्णविज्म क्या है, तो जहाँ पे विष्णु एंड हिज इनकारनेशंस को वाइडली वर्शिप किया जाता था, इवन इंक्लूडिंग द रूलर्स एज वेल, ठीक है। रूलर्स भी विष्णु को वर्शिप करते थे एंड कंसीडर्ड इवन देमसेल्व्स एज सम ऑफ हिज इनकारनेशंस, ठीक है। एंड आपको याद रखना है कि वैष्णविज्म में एक सबसे इंपॉर्टेंट इनकारनेशन जो विष्णु के थे, who emerged was Krishna, ठीक है। Krishna was also widely worshipped. He emerged as an important figure of the epic and was coming to be identified with Vishnu, ठीक है। तो वही है, कृष्णा जो थे, अब आपको पता ही है पूरी महाभारत में कृष्णा का काफ़ी ज़्यादा रोल था, ठीक है। तो he also emerged as an important figure. Subsequently, between 200 and 400 CE, large didactic sections कौन से हैं, तो वही है जो आपको सोशल नॉर्म्स की इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, resembling the Manusmriti were added, and with these additions a text which initially perhaps had less than 10,000 verses grew to comprise about 1 lakh verses. तो वही है कि अब किसी चीज़ को आप एक्सप्लिकेट कर रहे हो तो डेफिनेटली वो उसका जो वर्सेस का नंबर तो बढ़ेगा ही ना, है ना। नाउ तो आगे अब आपका आएगा थर्ड सब टॉपिक, यहाँ तक आपका सेकंड सब टॉपिक खत्म हो गया। ओके, तो थर्ड सब टॉपिक है द सर्च फॉर कन्वर्जेंस। ओके, कन्वर्जेंस क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कन्वर्जेंस का मतलब ही देख लेते हैं। देखो लिटरल मीनिंग कन्वर्जेंस का होता है मिलना, है ना, इंटीग्रेट होना। जैसे हम 9th 10th में पढ़ते थे ना, एक कन्वर्जिंग लेंस पढ़ते थे, एक हम डाइवर्जिंग लेंस पढ़ते थे, है ना। तो कन्वर्जेंस क्या होता है, जहाँ पे जो एक चीज़ है वो मिल रही है ना, तो दैट इज कन्वर्जेंस। ओके, थोड़ा सा कई बार ना रिलेट कर लेना चाहिए ना, मीनिंग थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट हो जाता है। सो द महाभारत लाइक एनी अदर मेजर एपिक कंटेन्स विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ बैटल्स, फॉरेस्ट, पैलेसेस एंड सेटलमेंट्स। अब आपको पता है कि महाभारत में काफ़ी क्लियर डिस्क्रिप्शन है अबाउट सर्टेन बैटल्स का, बैटल का तो है ही है, ठीक है, फॉरेस्ट, पैलेसेस एंड सेटलमेंट्स। एंड इन 1951 एंड 52 एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, इनका नेम आप एक बार 1 मार्कर के लिए ज़रूर थोड़ा पढ़ लेना, बीबी लाल, ठीक है।
याद रखना है ये नेम, थोड़ा सा एक बार नज़रों से फेर लो कि इनकेस एमसीक्यू की फॉर्म में भी आए तो आपको थोड़ा सा याद रहे। तो 1951 और 52 में एक आर्कियोलॉजिस्ट थे बीबी लाल, who excavated at a village named हस्तिनापुर। अब इन्होंने जो है हस्तिनापुर एक विलेज था उसमें खुदाई करनी शुरू की, ठीक है, इन मेरठ। एंड वॉज दिस द हस्तिनापुर ऑफ द एपिक, तो क्या ये वही हस्तिनापुर था जो एपिक में भी मेंशन्ड है। अब आपको पता है एपिक में इस हस्तिनापुर की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि वो प्लेस था जहाँ पे वो अ, था ना वो जो डाइस गेम हुई थी जिसमें द्रौपदी को हार गए थे। आई एम सॉरी, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, तो जिसमें जो युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर जो थे, तो वो द्रौपदी को हार गए थे अपनी डाइस गेम में एंड ऑल, जिसमें उन्होंने से काफ़ी सारी चीज़ें अपनी जो स्टेक पर रखी थी, है ना। तो ये हस्तिनापुर का ही इंसिडेंट था। तो क्या ये वही हस्तिनापुर है जो एपिक में था, ठीक है, जिसमें बीबी लाल ने एक्सकवेशन की थी। सो वाइल द सिमिलैरिटी इन नेम्स कुड बी कोइंसिडेंशियल, द लोकेशन ऑफ द साइट इन द अपर गंगा द्वाब वेयर Kuru kingdom was situated suggests that it may have been the capital of Kurus as well. तो वही है कि अब कहने को अब हिस्टोरियंस ने अगेन एक कॉन्ट्रोडिक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू सजेस्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि हो सकता है वो कोइंसिडेंशियल हो जो नेम ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, क्योंकि अब अगर उसको एक्चुअल लोकेशन देखी जाए तो उसकी जो लोकेशन थी इट वाज समहाउ नियर टू कुरु किंगडम, तो जो कि सजेस्ट करता है कि इट माइट हैव बीन अ कैपिटल टू कुरूज एज वेल। ओके, नाउ सो लाल फाउंड एविडेंस ऑफ 5 ऑक्यूपेशनल लेवल्स, ठीक है, जिसमें से हमारे सिर्फ सेकेंड एंड थर्ड काम के हैं, है ना। सो दिस इज व्हाट लाल नोटेड अबाउट द हाउसेस इन द सेकेंड फेज। So within the limited area excavated, no definite plans of houses were obtained, but walls of mud and mud bricks were duly encountered. ठीक है, तो अब जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे थी ना, हर जगह एक्सकवेशन हुई थी, हर प्लेस को एक दूसरे से मिलाने की कोशिश की थी, ठीक है, जिसके थ्रू यूनिफॉर्मिटी का पता लगा था। तो वैसे ही बीबी लाल ने जो है चीज़ों को एनालाइज करना शुरू किया, तो उन्होंने क्या देखा कि जो घर के पैटर्न थे वो तो सेम नहीं थे कहीं पे, ठीक है, कहीं पे डेफिनेट नहीं थे, बट वो ये हर घर में मिट्टी की दीवारें थी, ठीक है, या मिट्टी की ईंटें थी, ठीक है, एंड द डिस्कवरी ऑफ मड प्लास्टर with prominent reed marks suggest that some of the houses had reed walls plastered with over the mud। तो वो ये कि वैसे तो कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी किसी पैटर्न ऑफ हाउस में, बट वो ये कि हर घर में जो है मिट्टी की दीवारें मिली थी विद सम रीड मार्क्स, ठीक है। पहले तो रीड क्या होता है, रीड होता है नाजुक, ठीक है, बड़ा कमजोर। तो ये उन्होंने देखा कि हर जगह जो है हर घर में रीड वॉल्स थी, ठीक है, विच वर प्लास्टर्ड विद द मड, ठीक है, जो मिट्टी से उनको प्लास्टर किया गया था। नाउ ये सेकेंड फेज की बात थी। अब हम बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे 5 फेज सजेस्ट किए हैं ना, जिसमें से उन्होंने बकायदा लिखा है कि हमारे सिर्फ 2 ही इंटरेस्ट के हैं, जिस वजह से इसमें 2 ही मेंशन है, ठीक है। तो एक तो हमने डिस्कस कर लिया, देखा ना, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तो एक तो हमने डिस्कस कर लिया जो सेकेंड फेज था। अभी हम देखते हैं जो थर्ड फेज आएगा। हाँ, सो फॉर द थर्ड फेज ही नोटेड दैट हाउसेज ऑफ दिस पीरियड वर बिल्ट ऑफ मड ब्रिक्स, ठीक है। उस टाइम, अब इस टाइम पे क्या हो रहा है कि जो घर है वो अगेन मिट्टी की जो ईंटें हैं उससे बने हैं, एंड एट द सेम टाइम बर्न्ट ब्रिक्स से बने हैं, ठीक है। सोके जार्स एंड ब्रिक ड्रेन्स वर यूज्ड फॉर ड्रेनिंग आउट द रिफ्यूज वाटर, तो वही है जो ड्रेन्स एंड ऑल हमने पढ़ी थी, वो सब यूज होते थे फॉर ड्रेनिंग आउट द रिफ्यूज वाटर, मतलब जो यूज का नहीं है वाटर, हमारे वेस्ट वाटर है। वाइल टेराकोटा रिंग वेल्स मे हैव बीन यूज्ड बोथ एज वेल्स एंड ड्रेनेज पिट्स। सो दिस इज नॉट रियली ऑफ एन इम्पोर्टेंस, बट ठीक है, एक ओवरव्यू ले लेना। ओके, नाउ so was the description of city in the epic added after the main narrative had been composed when the urban centers flourished in the region? तो अब वो यही क्वेश्चन कर रहा है कि ये जो सिटीज का डिस्क्रिप्शन है क्या ये पहले ही इंक्लूडेड था, या फिर ये भी जैसे डिडक्टिक थिंग्स की तरह बाद में ऐड किया गया है। सो और इट वाज अ फ्लाइट ऑफ पोएटिक फैंसी विच कैन नॉट ऑलवेज बी वेरीफाइड बाय कंपैरिजंस, ठीक है, या फिर ये सिर्फ एक एक बस कविता का एक पार्ट था कि जिसमें आपने इमेजिन किया और आपने चीजें लिख दी, है ना।
सो कंसीडर अनदर इंस्टेंस, अब उन्होंने एक और इंस्टेंस की बात की है। तो वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एपिसोड्स इन महाभारत इज द्रौपदीज मैरिज विद पांडवास। ठीक है, तो अब एक और जो इम्पोर्टेंट एपिसोड है दैट वाज द्रौपदीज मैरिज विद पांडवास। आपको पता ही है कि ये जो इंस्टेंस है इट इज अबाउट पॉलीएंड्री। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज पॉलीएंड्री? ठीक है, पॉलीएंड्री क्या होता है? तो पॉलीएंड्री इज हैविंग मोर देन वन हस्बैंड। ठीक है, दैट इज पॉलीएंड्री। तो द्रौपदी ऑल्सो गॉट मैरिड टू पांडवास। आपको पता ही है कि जैसे सबसे पहले शी गॉट मैरिड टू युधिष्ठिर, देन शी गॉट मैरिड टू भीमा, देन अर्जुना। ठीक है, तो मतलब जैसे ऑल 5 पांडवास थे, शी गॉट मैरिड। तो ये इन्होंने एक और इंस्टेंस बताया। एंड इफ वी एग्जामिन द सेक्शन ऑफ द एपिक दैट डिस्क्राइब दिस इवेंट, इट इज एविडेंट दैट ऑथर अटेम्प्टेड टू एक्सप्लेन इट इन वैरायटी ऑफ वेज। ठीक है, अब ये जो इंस्टेंस, जो ये पूरा इंसिडेंट था, इसको भी ऑथर्स ने अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, मतलब अलग अलग डायमेंशंस को देखने की कोशिश की है, जिसे जो कि आगे आगे गिवन भी है। दैट present day historians suggest that the fact that authors describe a polyandrous union indicates that polyandry may have been prevalent amongst ruling elites at some point of time। ठीक है, तो वही है कि कुछ historians का मानना है कि जो polyandry थी, जैसे उन्होंने कहा ना कि अलग अलग तरीके से एक पर्टिकुलर इंसिडेंट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो उसी में कहा है कि एक डायमेंशन ये है कि जो पॉलीएंड्री है ये प्रेवलेंट है रूलिंग एलिट, प्रेवलेंट थी रूलिंग एलिट्स के अमंगस्ट में। ठीक है, मतलब राजा महाराजा एंड जो रिच फॉक था उनके बीच में। एंड एट द सेम टाइम the fact that so many different explanations are offered for the episode suggests that polyandry gradually fell into disfavor amongst Brahmins। तो ये कि एक एस्पेक्ट है जहाँ पे इसको फेवर किया जा रहा है, एक एस्पेक्ट है जहाँ पे इसको टोटली डिसफेवर किया जा रहा है, जैसे जो ब्राह्मण्स में। ठीक है, ब्राह्मण्स में इट वाज नॉट कंसीडर्ड relevant। So some historians note that while the practice of polyandry had seemed unusual or even undesirable from Brahmanical point of view, ठीक है, तो Brahmanical point of view से काफी undesirable थी this practice of polyandry, others suggest that there may have been a shortage of women during the time of warfare and this led to polyandry। ठीक है, लेकिन उसी की जगह कुछ लोगों का कहना है कि क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि वुमेन की कमी हो गई थी, बिकॉज ऑफ दैट वॉरफेयर there were not so many of the women present, जिस वजह से पॉलीएंड्री की प्रैक्टिस चल पड़ी थी। ठीक है, उसके बाद आगे आएगा इन अदर वर्ड्स इट वाज एट्रीब्यूटेड टू द सिचुएशन ऑफ क्राइसिस, कि मे बी कोई क्राइसिस आ गई थी, इस वजह से पॉलीएंड्री की प्रैक्टिस जो थी वो प्रेवलेंट हो गई थी। ठीक है, सो सम अर्ली सोर्सेस सजेस्ट दैट पॉलीएंड्री वाज नॉट ओनली और इवन द मोस्ट प्रेवलेंट फॉर्म ऑफ मैरिज, लेकिन कुछ कहते हैं कि पॉलीएंड्री तो इतनी प्रेवलेंट थी ही नहीं। तो वो ये कि एक ही इंसिडेंट को हर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। Why did even the author choose to associate this practice with central characters of Mahabharata? So we need to remember that creative literature often has its own narrative requirement and does not need always reflect social reality। So this was all about the topic, although it's not really significant, but do take an overview of this particular topic. I'm repeatedly saying that. So for this, thank you very much. And in the last video, we'll be covering the last topic of the chapter. Thank you and have a nice day.